अगला है इंडिया यूएस रिलेशन, भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका या इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस में पहले आपको हम इंडिया के बारे में तो कई बार हमने बता दिया, इंडिया इज ए मेजर पावर। तो यूएस के बारे में, यूएस इज द ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। और एक स्कॉलर का आप नाम लिख लीजिए कि पहला कि वरुण साहनी। वरुण साहनी वरुण साहनी का मानना है कि अमेरिका इस विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। यूएस इज द ओनली मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड और ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब हम सुपर पावर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में अनेक किस्म के राज्य हैं, राज्यों की अनेक प्रकार की श्रेणियां हैं। और सुपर पावर का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो न केवल सैनिक और आर्थिक रूप में सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि अपनी सैन्य क्षमताओं का भी उतना ही प्रभावी प्रयोग कर सकता है। यानी अगर सुपर पावर की बात करें तो यूएस एस्टैब्लिश इट्स मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर अमेरिका के आप मिलिट्री बेस आप देखेंगे, पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, ऐसा और किसी के पास नहीं है। अमेरिकन जीपीएस का सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है। अमेरिका और दुनिया के और देशों में बस इतना फर्क है कि दुनिया के और देशों की सेनाएं इनके आसपास रहती हैं, भूभाग के पास रहेंगी, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड किया गया है। और डायोगा गार्सिया अमेरिकन नेवल बेस है, गुयाम जो नॉर्थ कोरिया के पास है, दैट इज अमेरिकन बेस। बहरीन में उधर ही है, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, साउथ कोरिया में यूएस फोर्सेस तैनात हैं। दिस इज साइन ऑफ ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। इन लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस। और फरीद जकारिया ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लिख लीजिए। फरीद जकारिया ही इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड वो फॉरेन अफेयर्स जो आईआर का एक बहुत बड़ा जर्नल माना जाता है, उसके एडिटर भी रह चुके हैं। फरीद जकारिया का मत है कि अमेरिका की शक्ति का मूल कारण उसका सॉफ्ट पावर है। द बेसिक रीजन बिहाइंड द अमेरिकन सुप्रीमेसी इज द सॉफ्ट पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी शक्ति का मूल कारण क्या, उसका सॉफ्ट पावर है। यानी अगर फरीद जकारिया की बात माने तो उन्होंने कहा है कि द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, हॉलीवुड मूवीज, CNN, यानी अमेरिका, अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से, विकासशील देशों के हिसाब से अमेरिका को देखें तो अमेरिका इज ए इंपीरियलिस्ट फोर्स। विकासशील देशों ने, यहां तक कि हमने भी यही बात कही थी
जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे तो कहीं न कहीं इंडिया के द्वारा कहा ही जाता था कि अमेरिका साम्राज्यवादी देश है, उपनिवेशवादी देश है। अब देखिए ये नजरिए का फर्क होता है। फॉर नेपाली माओइस्ट, इंडिया इज ए इम्पीरियलिस्ट कंट्री, बट इंडिया क्लेम दैट इट इज अ ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट। ये हमारा तर्क है। वैसे अगर अमेरिकन से पूछेंगे कि अमेरिका क्या है, तो अमेरिकन कहेंगे इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी दुनिया में इतनी ताकतवर शक्ति कहीं बची नहीं। और अब ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, अमेरिका की शक्ति जो शायद यूरोप में कभी नहीं आ पाई। यूरोप इज टू मच फ्रेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप में ऐसा राष्ट्रवाद का उभार आया कि यूरोप बहुत ही छोटे छोटे आधारों पर बट गया। अमेरिका के संघीय शासन ने विविधताओं को एक कर लिया। तो अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट पावर, क्योंकि आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में हॉलीवुड की मूवीज जो देखी जाती है, ऐसा भी आदमी तमिलियन भी उसे देखता है, भले उसे समझ में आए ना आए, तो समझना थोड़ी है, देखना है। तो हॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया देखती है। पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, ये सब अमेरिका के सॉफ्ट पावर का प्रभाव है और लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस वजह से जब हम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो फिर वो मामला बायलेटरल नहीं होगा। आप देखते हैं कि जब मेजर पावर को पढ़ते हैं तो मामला बायलेटरल नहीं होता। हमने इंडिया अफ्रीका पढ़ा, मामला लगभग बायलेटरल ही गया। और हमने अफ्रीका किसी एक देश का अध्ययन नहीं किया, बल्कि पूरे अफ्रीका का अध्ययन किया, तो वो मामला बायलेटरल नहीं है। लेकिन यूएस का मामला तो मल्टीलेटरल जाएगा। इसलिए अब हम फिर उस तरीके को अपनाएंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को निर्मित करता है। यूएस शेप्स द वर्ल्ड ऑर्डर, यानी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में कौन उत्तरदायी था? यूएस। डब्ल्यूटीओ आगे बढ़ा तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल? यूएस। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होगा नहीं होगा, विच कंट्री डिटरमाइन दैट? यूएस। इस याद रखिए, एक देश नहीं है। तो कई बार कहा भी जाता है कि हमारा अगर किसी एक देश के साथ संबंध होगा तो हो सकता है द्विपक्षीय प्रभाव हो। अगर आपका यूएस के साथ इंपैक्ट है, इट्स इंपैक्ट इज नॉट ओनली रीजनल बट इट्स ग्लोबल। इसलिए अमेरिका का महत्व ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि अगर तो यूएस के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वह वर्तमान में आप देखेंगे तो व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस। अगर यूएस वर्ल्ड ऑर्डर को बनाता है, विश्व व्यवस्था, अब चाहे आईआर के शब्दों को खूब ध्यान से देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जीरो सम, नॉन जीरो सम, वर्ल्ड ऑर्डर, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ये शब्द आपकी जबान पे होने चाहिए। और जब भी आप और इन्हीं शब्दों को फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, देखिए यकीन मानिए अगर फर्स्ट पार्ट में आईआर आपके थियरीज आपने देख ली तो सारा तो एप्लीकेशन उन्हीं शब्दों का है। तो फर्स्ट पार्ट में वो सारे टर्म्स हम पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में लाकर उसको अप्लाई कर देते हैं। एंड दैट इज वे हाउ यू आर सपोज टू राइट। तो वर्ल्ड ऑर्डर, तो सवाल है कि यूएस इज अ कंट्री विच मेक्स द वर्ल्ड ऑर्डर। अगर अमेरिका इस व्यवस्था को निर्माण करता है तो विच इज अ कंट्री विच इज सपोज टू चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर? चाइना। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को बनाता है तो चाइना इज अ कंट्री विच इज चैलेंजिंग दिस यूएस सुप्रीमेसी। और अगर चाइना रसिया के साथ हो जाता है तो दैट इक्वेशन बिकेम वेरी चैलेंजिंग। अभी क्या हो रहा है, रसिया एंड चाइना आर दे आर कमिंग विथ ईच अदर। रसिया और चाइना एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अब दैट इज द न्यू शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर। तो रसिया और चाइना मिलकर यूएस के वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं न कहीं चैलेंज कर रहे हैं। एंड वाई दे आर चैलेंजिंग? क्योंकि अब देखेंगे कि और कहा जाता है कि यूएस वर्ल्ड ऑर्डर
को बना रहा है या वो खुद ही ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां चल रही हैं? द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ट्रंप इज इन फैक्ट अपोजिट टू व्हाट इज मेड बाय द प्रेडेसेसर्स ऑफ यूएस। भाई पूरी दुनिया को वर्ल्ड फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज ऑलरेडी मेड बाय अमेरिकन। अब कोई अमेरिका कहे कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हो वो कहे कि ना भाई हम तो उदारीकरण नहीं लाना चाहते, हम संरक्षणवाद लाना चाहते हैं, तो देखने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। लेकिन अभी अभी ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे चाइना और रसिया एक तरफ है और जस्ट कम टू इंडिया। इसलिए अब फॉरेन पॉलिसी अब आपको अब यही लिखने का तरीका होता है, जस्ट थिंक ओवर द ग्लोबल। अब खास तौर पर अमेरिका के साथ आप लिख रहे हैं तो शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हैं इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए, शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए। भारत अमेरिका के संबंध ऐसे हैं, ये व्यापार हो रहा है, ये हो रहा है। अपने दायरे को आपने एकदम छोटा कर लिया। विषय की विशेषज्ञता कैसे एग्जामिनर समझ पाएगा? क्या विषय को जानते हैं? इसलिए कहा जाता है मेंस में अब हमेशा थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए, रिलेशन, इंटर रिलेशन। तो अभी आप देखेंगे कि अब यहीं से आप देख लीजिए। अच्छा, और यूएस की बात क्या करें? यूएस का टारगेट क्या है? पहला तो वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखना। और वाई, हम इंडिया के आने से पहले जरा अब इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो भी आपको याद दिला दें। तो जब यूएस वर्ल्ड ऑर्डर को बना रहा है तो अपने आप में चाइना और रसिया कैसे प्रॉब्लम कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे चाइना और रसिया दोनों जिस तरीके से शासन चला रहे हैं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लिबरल डेमोक्रेसी। रसिया का प्रेसिडेंट है लगातार 4 साल से है। चाइना में प्रेसिडेंट बिकेम प्रेसिडेंट फॉर थ्रू आउट लाइफ। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है यहाँ पे। अब सवाल है कि अमेरिकन वैल्यूज को चैलेंज तो किया ही जा रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका चूंकि ग्लोबल पावर है तो वो हर चीजों को डायरेक्शन में रखता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है इट इज हेजेमोनिस्टिक, आधिपत्यवादी। वही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इसलिए आप याद रखिए अमेरिका को डील करना सबसे टफ है, बाकी किसी देश को नहीं। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन हेजेमोनिस्टिक। अच्छा, ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाता है। दूसरा, क्यों इसकी विदेश नीति आधिपत्यवादी होती है? वाई आई एम सेइंग दैट द यूएस फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन द हेजेमोनिस्टिक। आधिपत्यवादी का मतलब होता है कि नियंत्रण करना, निगरानी करना, निर्देश देना। दैट इज साइन ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। क्यों कहीं कहीं नियंत्रण करता रहेगा, निगरानी करता रहेगा। अब जिसे आम भाषा में आप कहते हैं इंटरफेरेंस करना। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ए स्टेटस कोइस्ट, इट इज मोर रिविजनिस्ट, मतलब संशोधनवादी है, यथास्थितिवादी नहीं है। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस होते हैं वो शायद और किसी के साथ नहीं आते, क्योंकि इट इज हेजेमोनिस्टिक। अब हेजेमोनिस्टिक का परिणाम क्या है? ईरान। यूएस इज इम्पोजिंग द सैंक्शंस ओवर ईरान। ईरान पे प्रतिबंध लगा रहा है। और आप देखेंगे यूएस ने अभी बनाया क्या है, कानून जो बना रखा है उसमें काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो जो काटसा बना रखा है उसमें कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया पर भी, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया, दे आर द टारगेट ऑफ काटसा। काटसा में कहा गया कि दे आर एडवर्सरी ऑफ यूएस, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अच्छा, आपने लिख के कुछ प्रयास किया, कुछ लिखने में सहायता मिल रही कि नहीं? नहीं मिल रही तो ही बताइए। ऐसा नहीं कि हमने कहा वो आप हाँ कह दें। समस्या बताना चाहिए, तो आप बताएंगे तभी समझ में आएगा। कई बार देखिए हम प्रयास, अच्छा सबका लेवल पे अलग अलग होता है। कई लोगों ने पढ़ाई कर ली है ज्यादा, कई लोग नया शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्वाभाविक सी बात है, तो उसको हम कभी अन्यथा नहीं मानते। ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब देखेंगे कि
अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए वाई अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज हेजेमोनिस्टिक। सवाल है कि ईरान परमाणु हथियार बनाए न बनाए, या अमेरिका को ही चिंता क्यों है? अजीब सी बात आपको देखने लगेगी। अच्छा बताइए, आपके हॉस्टल में कोई बगल में तमंचा रख रहा है, आप कहेंगे रखे यार, क्या मतलब है मच मच करने से? क्या करना चाहिए? आपको मना करना चाहिए कि नहीं नहीं ये तमंचा रखे, कल ये फायरिंग हम भी फायरिंग के रेंज में आ सकते हैं। अब ना ना, न उद्धव का लेना न माधव का देना। अच्छा, इंडिया तो वही कह रहा है, इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, तटस्थ विदेश नीति, न उद्धव का लेना न माधव का देना। और एक बात है, वंस अपॉन टाइम द Monroe was the US president and Monroe adopted the same policy, isolationist policy. Monroe ने कहा था भाई हमारा अमेरिका के मामले से लेना देना नहीं है, ओ सॉरी यूरोप के मामले से लेना देना नहीं है। वी विल नेवर intervene in any problems of Europe. That was the Monroe Doctrine. तो अब देखिए कि अब सवाल है कि इधर है इधर है इधर है, तो नॉर्थ कोरिया, अब नॉर्थ कोरिया मिसाइल मार रहा है, उसे अमेरिका क्या जाता है? अब हमारे बगल का पड़ोसी है, उसको तमंचा चलाने का शौक है, 2-4 फायर वो हफ्ते में कर देता है, तो यार उससे हमारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, इसलिए आप याद रखिए, तो अमेरिका का इधर इंटरफियर करना ये हेजेमोनिस्टिक है या वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए है? अच्छी बात है बुरी बात है? क्या लोग कहते हैं यार ये कौन सी अच्छी बात है? अच्छा, कई बार एक शब्द का प्रयोग IR में होता है, पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना, पैक्स का मतलब लैटिन शब्द है पैक्स, ये पैक्स ब्रिटानिका भी हो सकता है, पैक्स सोवेटिका भी हो सकता है, शायद फर्स्ट वर्ड मैंने कहीं बताया होगा आपको। तो पैक्स अमेरिकाना का मतलब है पीस इम्पोज बाई अमेरिका। तो अमेरिका कहता है कि हम दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सवाल है यार ये शांति स्थापित करेगा या अपने हितों को पूरा करेगा? तो अभी आप देखेंगे पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण अमेरिका ने ही किया है। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुडरो विल्सन, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रूजवेल्ट, एंड आफ्टर 1990 जॉर्ज बुश। तो इन लोगों ने हमेशा कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण हमने किया। अब आप देखेंगे सीरिया में, अमेरिका कह रहा है सीरिया में जो शासन है वो हटे, असद हटे। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका वांट टू मेक स्टेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड और वांट टू फुलफिल हर ओन इंटरेस्ट, दैट इज मैटर ऑफ डिबेट। वो अपने हितों को पूरा करना चाहता है या दुनिया में शांति बनाए रखना चाहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब अमेरिका सीरिया में कर रहा है, वेनेजुएला, सीरिया, नंबर ऑफ एग्जाम्पल। वेनेजुएला में सरकार बदलवाना चाहता है, सीरिया में असद को हटाना चाहता है। इसे याद रखिए, अमेरिका के साथ जब हम डील करते हैं तो वो समस्याएं आती हैं जो और किसी के साथ नहीं है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है डोमेस्टिक। अब बताइए वेनेजुएला के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, अब हम क्या करें? ईरान, सीरिया, अब बताइए सीरिया, असद। हम तो चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी रहे। अब असद हमारा दोस्त है, असद मतलब दोस्त, मतलब कोई, असद तो ठीक है, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है असद को। यहां तक कि ISIS बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा हमें है। एंड असद इज फाइटिंग अगेंस्ट ISIS टेररिज्म। तो असद है कम से कम, और अब सद्दाम हुसैन स्ट्रॉन्ग शासक था। अब ये बात अलग है, लोकतांत्रिक हो लोकतांत्रिक न हो से में क्या मतलब है? देयर वाज स्टेबिलिटी नहीं रहा। अमेरिका ने पूरे वेस्ट एशिया को एकदम से तहस नहस कर दिया, जहां जहां इंटरफेरेंस किया, लीबिया, सीरिया। और बहुत ध्यान से देखेंगे, दे वर ऑल द सेकुलर गवर्नमेंट, वो धर्म के आधार पर शासन नहीं करते थे। तो सवाल ये है, अमेरिका का लोकतंत्र का इतना ही बड़ा प्रवक्ता है तो वाई इट इज अलाइनिंग विद सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इस वजह से मामला है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हेजेमोनिस्टिक, ये प्रॉब्लम आती है हमें। अच्छा, दूसरा, अब जरा देखेंगे कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी हेजेमोनिस्टिक है, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने का प्रयास करता है,
वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज को कौन कर रहा है, मैंने बता दिया। और इंडिया पर आने से पहले आपको ये भी बता दें कि नाउ इवन अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी बनाए रखने का प्रयास अमेरिका ही कर रहा है। तालिबानियों के साथ बातचीत करना, अफगानिस्तान के साथ मिलकर कोई काम करना, दैट इज ऑल्सो टारगेट ऑफ यूएस। अब जब देखिए, हम सब एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, वेनेजुएला है, सीरिया है, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैं फिर बता दूंगा, दैट इज ए यूएस हेजेमोनिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, और देशों के साथ ये बात नहीं आती। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, अमेरिका मानव अधिकार की रिपोर्ट जारी करवा देगा। पूरी दुनिया के मानव अधिकार के रिकॉर्ड कैसे अमेरिका बताएगा? वो फिर कभी धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी करवा देगा। अंगुली करने की आदत है उसकी, बात सीधे सीधे। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, कुछ लोग उसके साथ चलते हैं। अमेरिका इज ए लीडर ऑफ नेटो, और अमेरिका की ताकत कितनी है आपको इसी बात से बता दें, एनएसडी में भारत को स्पेशल छूट दिलवा दिया 48 देशों को कन्विंस करके। उन 48 में कोई रवांडा बुरुंडी है कि नहीं है? दे ऑल आर न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट। अब बताइए, इसलिए अमेरिका ने दोस्तों हमें वो दे दिया जो आज तक कोई नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और जब इंडिया से सपोर्ट मांगता है, एनएसजी में स्पेशल एग्जामिशन किसके कारण मिला? और इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट दोस्तों यूएस ने हमें वो दे दिया। बताइए, हमने एनपीटी पे साइन नहीं किया, उसके बाद कह रहा है कोई बात नहीं है, इंडिया अच्छा बच्चा है, ले जाओ परमाणु रिएक्टर चाहिए ले जाओ, रिएक्टर ले जाओ, यूरेनियम ले जाओ। और दोस्तों वो कहता है ईरान पे हमारा सपोर्ट कर दो, तो हम कहते सोचेंगे। एक ने हमें दिल दे दिया, दूसरा हमें नाखून देने में सोच रहे हैं। दोस्तों ऐसे संबंध बनता है क्या? तो हमें कैसे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका के पीछे चल दें? अच्छा नहीं चले, ओ नहीं, यही प्रॉब्लम आपकी है, मुझे पता था ये उत्तर आएगा। तो अमेरिका के पीछे नहीं चले तो हम हैं क्या, अफलातून? एक बात याद रखिए, कुछ लोग अमेरिका के पीछे चलते हैं, मेंबर्स ऑफ नेटो, जापान, साउथ कोरिया, दे आर इवन फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ यूएस। वो सीधा अमेरिकन का, इसलिए अगर नेटो के मेंबर को आप देखेंगे, बाकी लोगों को देखेंगे, तो दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ यूएस। लेकिन जैसे अमेरिका कह देगा जर्मनी तुमको एनपीटी पे साइन करूंगा, यस सर, साइन कर दिया। अमेरिका के जापान ये काम करना है, यस सर, ऑर्डर इज ऑर्डर। अमेरिका कहता है भारत को, नो सर। इसे याद रखिए, ट्रंप के शासन के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, ट्रंप भारत आया नहीं। एंड ट्रंप इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो भारत नहीं आया 90 के बाद। 90 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट यूएस के हुए, दे विजिटेड इंडिया, एंड ओबामा विजिटेड ट्वाइस। 2 बार आया ओबामा, तो ओबामा 2 बार आए और ट्रंप एक भी बार नहीं आए। तो दोस्तों सवाल, नेतागिरी करेंगे तो अलग थलग होंगे। नेतागिरी करना है, राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। तो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जापान जर्मनी जैसे हो जाए। नंबर 2, अमेरिका का विरोध करें। नंबर 3, इनके साथ मिल जाए। फिर क्या करें? सबके साथ हो। माय गॉड, यही प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी, सबके साथ। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, ये भी आपको पता है। अगर आप किसी से दोस्ती को ऑफर करें, वो कहे भाई देखो मैं तो सबके साथ हूं, तो समझ लीजिए वो किसी के साथ नहीं है। अरे एक के साथ हो जाओ, ये क्या लफड़ा यार, इधर भी उधर भी। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज हेजेमोनिस्टिक ओनली सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। इसे अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए बनती है। साउथ एशिया के लिए अलग बनती है, साउथ एशिया के लिए अलग बनती है, वेस्ट एशिया के लिए अलग बनती है, आसियान के लिए अलग बनती है। और संयोग की बात है, यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स आसियान इज वेरी मच इन द हार्मोनी ऑफ इंडिया। यूएस की पॉलिसी साउथ कोरिया के प्रति है, जापान के प्रति, ऑस्ट्रेलिया के प्रति है,
वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। साउथ ईस्ट एशिया फेवरेबल है, हिंद महासागर वेरी मच फेवरेबल। लेकिन यूएस फॉरेन पॉलिसी जहां प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से बावर है, तो हमें इसके साथ कोई न भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रसिया के साथ न जाए दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। जैसे अब देखेंगे यूएस की साउथ एशिया पॉलिसी में क्या चेंज है। अगला नेक्स्ट हेडिंग, भारत अमेरिका की विदेश नीति दक्षिण एशिया के प्रति। अमेरिका की दक्षिण एशिया के प्रति नीति, यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड साउथ एशिया। अमेरिका की दक्षिण एशिया के प्रति नीति। तो पहला, शीतयोद्धोत्तर विश्व में इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, शीतयोद्धोत्तर विश्व में अमेरिका के द्वारा शीतयोद्धोत्तर विश्व में अमेरिका के द्वारा दक्षिण एशियाई नीति में भारत को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इन ए वेरी सिग्निफिकेंट under a very significant move for US, India became primary in South Asia. दक्षिण एशिया में अमेरिका के द्वारा भारत को प्राथमिकता दी गई। इसका मतलब है कोल्ड वॉर में अमेरिका के लिए विच कंट्री वाज मोर इंपॉर्टेंट? पाकिस्तान। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वाज एन एक्सेस बिटवीन यूएस, चाइना एंड पाकिस्तान। आफ्टर कोल्ड वॉर दैट हैज चेंज। तो अब आप देखेंगे कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने साउथ एशिया में इंडिया को बड़ी प्राथमिकता दी है। तो दैट इज अ पॉजिटिव यूएस फॉरेन पॉलिसी चेंज टुवर्ड्स इंडिया। अगला पॉइंट, ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान, ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान पर आतंकवाद के मुद्दे पर दबाव का प्रयोग किया गया है। इवन ट्रंप continuously putting pressure over US, Trump continuously putting pressure over Pakistan on the issue of terrorism. आतंकवाद के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान पे दबाव का प्रयोग किया गया है। और अफगानिस्तान में शांति स्थायित्व बनाए रखना, maintaining stability and in Afghanistan is a priority of both India as well as the US. अफगानिस्तान में स्थायित्व बनाए रखना भारत और अमेरिका दोनों के हितों के लिए प्राथमिकता है। दोनों के हितों के लिए प्राथमिकता है।
अब आप देखेंगे ये कि यूएस की पॉलिसी साउथ एशिया पर बदल रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिंस यूएस इज ए मेजर पावर, तो हम ये माने कि अब सवाल ये है, यूएस ने पाकिस्तान पे खूब दबाव बनाया, यहाँ तक कि ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। यानी ऐसे नाम लेकर शायद ही किसी राष्ट्रपति ने इस तरीके से बात कही हो। लेकिन अब देखेंगे कि इसका यह मतलब नहीं कि अभी यूएस ने पाकिस्तान को थोड़ी आर्थिक सहायता दी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से संबंध बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहेगा। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का अलग अलग महत्व है, भाई अमेरिका सुपर पावर है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि केवल हमारे कंसर्न से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जहां जहां कोऑपरेशन है, दैट इज नॉट एंटी इंडिया। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करना चाहता है? क्योंकि आतंकवाद के कारण, अफगानिस्तान के कारण, टेररिज्म कारण, और यहां तक कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी है, तो पाकिस्तान कल परमाणु हथियार कहीं प्रयोग न कर दे। इस वजह से यूएस वांट टू कल्टीवेट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद पाकिस्तान टू। लेकिन विच कंट्री इज द प्राइमरी? इंडिया। और कहा भी जाता है, अगला पॉइंट, अमेरिका के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच डीहाइफिनेशन या अलगाव, सेपरेशन, अमेरिका के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच डीहाइफिनेशन या अलगाव की नीति अपनाई गई है। डीलिंकिंग कर लीजिए, डीहाइफिनेशन कर लीजिए, सेपरेशन कर लीजिए, की नीति अपनाई गई है। और आप देखेंगे कि अगर आप कहेंगे कि वाई फॉर यूएस इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, वाई फॉर यूएस इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, इस समय इंडिया यूएस का ट्रेड है $124 बिलियन, यूएस पाकिस्तान का ट्रेड है 10 से भी नीचे। और आप देखेंगे नाउ पिछले 3 सालों से सबसे ज्यादा यूएस मिलिट्री हार्डवेयर कर कौन खरीद रहा है? इंडिया, पाकिस्तान नहीं। न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट यूएस का किसके साथ हुआ? इंडिया, पाकिस्तान नहीं। इंडिया किसके मेंबरशिप को एनएसजी में सपोर्ट कर रहा है? यूएस किसकी सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज प्राइमरी इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। अगर एग्जाम्पल आर्गुमेंट अब देना हो, भाई हमें बात कैसे माने कि साउथ एशिया में इंडिया इंपॉर्टेंट है? आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, हमारी कहने से बात तो नहीं बन जाएगी। तो अगर आर्गुमेंट आप लिखना चाहें तो आप लिख लें कि व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड साउथ एशिया। तो ऐसा कौन से कारण है, हम क्यों ये मान ले बात? तो पहला, इंडो यूएस बाइलेटरल ट्रेड, जो भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार है, दैट इज अबाउट टू टच $124 बिलियन, $124 बिलियन है। इट्स बिलियन नॉट मिलियन। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? $124 बिलियन। और कभी आप और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तो व्यापार लगभग 9 के बराबर है, 10 से भी कम है। दूसरा पॉइंट, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता
इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तीसरा, याद रखिए ऐसा समझौता अमेरिका के यूएस के साथ नहीं हुआ है। अगला, एनएसजी में भारत की दावेदारी का समर्थन। सपोर्ट ऑफ इंडिया क्लेम और कैंडिडेचर इन एनएसजी। और आपको अगला बता दें, अगला, भारत और अमेरिका के बीच तो ऐसे समझौते हो चुके हैं, पाकिस्तान इज लेफ्ट फार बिहाइंड। जैसे कि पाकिस्तान, जब हमारा सिविल परमाणु समझौता हुआ तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। और अभी आप देखेंगे मसूद अजहर के मामले पर यूएस ने किसके खिलाफ वोट किया? पाकिस्तान के। दीज आर सिग्निफिकेंट ट्रेंड। 90 के पहले आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो दीज आर एग्जाम्पल। और अभी तो इंडिया, जब हमारा सिविल परमाणु समझौता हो गया तो पाकिस्तान भी अमेरिका के पास गया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया कुछ मिले पाकिस्तान को, न मिले उसको खुजली होने लगती है। तो पाकिस्तान ने कहा ऐसा है, ट्रम्प साहब ऐसा है कि ये हमें भी थोड़ा समझौता, ओबामा उस समय थे तो उनको ओबामा थोड़ा सा हमें भी समझौता कुछ करा दो यार। ऐसे देखे आपके पुराने दोस्त हैं, आप हमें आजकल कुछ दे ही नहीं रहे हो, सारा कुछ इंडिया के पास जा रहा है, ये तो बात नाइंसाफी है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। ओबामा ने कहा तुम्हें आवश्यकता कहाँ है इतनी, पाकिस्तान के बारे में बहुत आवश्यकता है। अमेरिका ने कहा ना तुम्हें समझौता नहीं मिलेगा। यहां तक कि हमने 26 जनवरी को ओबामा को बुला लिया तो पाकिस्तान पहुंचा, कहा हमारे यहां भी आओगे क्या? अमेरिका ने कहा क्या रवांडा का राष्ट्रपति समझ रखा है, ऐसे कार्यक्रम में आऊंगा? तो आप याद रखिए दैट इज द पाकिस्तानी अप्रोच। और इस बात को लेके नाउ पाकिस्तानी आर अंडर ट्रेमेंडस थ्रेट। चाइना उनका बचा खुचा सहारा है। इसे कश्मीर के बाद 370 पे यूएस ने हमारा सपोर्ट तो किया ही भाई, अगेंस्ट अमेरिका अगेंस्ट न बोले तो वही सपोर्ट है। अमेरिका को तो अगेंस्ट बोलने की आदत है हर चीज की। भाई वो डॉन है, गांव का कौन है? और डॉन से बचना मुश्किल ही नहीं है। जैसे वो गांव है, वो डॉन है, गांव का चौधरी है यूएस। तो यूएस को तो आप इतने हल्के से नहीं ले सकते। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? हाँ, और दोस्तों अभी तो कुछ ऐसे हैं, इसलिए पहले जब से सीटीबीटी पे साइन करने की बात आती थी तो पहले पाकिस्तान ये कहा करता था कि इंडिया साइन कर देगा तो हम साइन कर देंगे। अगर इंडिया एनपीटी सीटीबीटी पे साइन करेगा तो हम साइन कर देंगे। अब पाकिस्तान पूछ रहा है क्या तुम करो? अब वो करेगा तब भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान ऐसा था क्यों? नहीं, इंडिया इज गोइंग फार इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि भारत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया अमेरिका के सहयोग के कारण। और याद रखिए दोस्तों, आज तो हमारी अमेरिका के साथ संबंध इतने आगे हैं, ओ माय गॉड, बताना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, कैसे बताऊं। दैट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो भारत अमेरिकी संबंध दोस्तों इस समय तो एकदम से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप याद रखिए, और भारत अमेरिका के बीच ऐसे समझौते हो रहे हैं जो शायद कुछ समय तो हम पहले कल्पना नहीं कर पाते थे। और जरा अब ध्यान में रखिए, क्वाड में कौन है? कौन है? और क्या ये सब पाकिस्तान नहीं देख रहा है? पाकिस्तान कह रहा है दोस्त अमेरिका यार, अंकल सैम 90 के पहले हमने आपके कितना लिया। आपको याद है कि अफगानिस्तान में आपके लिए क्या क्या किया? अमेरिकन का किया था, वो जमाना गया। ये नहीं, आप याद रखिए। इसलिए अगर आपने किसी को बहुत चाय पिला रखी है और संयोग से सिलेक्ट हो गया और आप इससे उम्मीद पाल के बैठे हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, वो उम्मीद जल्दी खत्म कर दीजिए। किसी की चाय पिलाना बेकार है, किसी को कुछ नहीं होगा। तो आप क्या देखिए क्वाड में, और इधर जय किसके साथ हम गए? अमेरिका बार बार इंडिया के साथ जा रहा है। दोस्तों बात तो उसके आगे का है, अभी नहीं, अभी तो छोटा मामला है। उसके बाद दोस्तों ले मोआ,
मोआ नहीं, ले मोआ मतलब क्या है? ले मोआ मतलब क्या? क्या ले मोआ मतलब? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप पढ़ के आए हैं या ऐसे ही? मैं पढ़ के आए, बताइए मुझे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेमोआ? क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और याद रखिए, लॉजिस्टिक एक्सचेंज का सीधा सा मतलब होता है कि नाउ इंडियन नेवल फैसिलिटीज विल बी यूटिलाइज्ड बाय अमेरिकन्स and American naval facilities will be utilized by Indian Navy, Army and Air Force। यानी जैसे कि भारत का कोई एयरफोर्स स्टेशन है, उसका प्रयोग यूएस भी कर लेगा। जैसे कि मान लो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा नेवल बेस है, और यूएस का कोई शिप उधर से गुजर रहा है और उसमें तेल खत्म हो गया, ऐसा तो हो ही सकता है। यूएस कैप्टन कोई बीमार हो गया, एक बता पैदा रखिए, कोई भी देश दूसरे देश के 200 नॉटिकल मील के भीतर उसका नेवल शिप नहीं आ सकता बिना उसकी परमिशन से। 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत कमर्शियल शिप भी नहीं आ सकता। तो अब ये देखिए, ये सब ये है। तो लेमोआ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इसका मतलब है अमेरिका के नौसैनिक, आप किसी भी नेवल फैसिलिटी पे, एयरफोर्स स्टेशन पे, आपने शायद ये बात याद होगी आपको, जब पठानकोट आतंकी हमला हमारे यहाँ हुआ था, तो पठानकोट आतंकी हमले के बाद अमेरिका के कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स आए थे जांच करने। इस पे हमें बहुत आपत्ति हुई। कई मीडिया वालों ने कहा भाई अपने एयरफोर्स स्टेशन पे आप ऐसे देश के लोगों को बुला रहे हैं, दे आर हॉस्टाइल विथ इंडिया। इस एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका ट्रस्टेड नहीं है, वो बंदूक लेकर आप घर में घुसना चाहता है, घुसने देंगे? अमेरिका के साथ ऐसा मामला है। अभी हमारा विमान चला जा रहा था, आईएनएस एरावत साउथ चाइना सी में दंदना के निकल रहा था, और तब तक तेल खत्म। हमने अमेरिका को फोन किया, हम क्या भाई मिलेगा? उनका आ जाओ, दोस्त हो यार तुम। और स्टेशन पार कर दिया, तेल भर गया। उसने कहा और कुछ? हमने कहा पानी नहीं पिला दो। पानी चाय से मिलेगा? पानी चाय पिला दो, उसके बाद फिर हैंडल मारा, इधर घूमते हुए चले आए। कितनी बड़ी बात है। अमेरिका की नेवल फैसिलिटी, एयरफोर्स स्टेशन, ये इंडिया यूज करेगा। हम, ऐसा नहीं लगता है इंडिया है या नेटो का मेंबर? इतनी बड़ी बात है दोस्तों। अब देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मानविकी विषय में क्या होता है, जब तक विषय की संवेदना नहीं बनती तब तक मामला बनता नहीं। भाई मानविकी विषय में एक घटना का कितना ज्यादा महत्व है, मामला तो यहां पढ़ने का मतलब है, एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बताइए, हमारी पोजीशन जापान और साउथ कोरिया जैसी नहीं हो गई? यानी अब यानी डिफेंस एक्सचेंज। अब जैसे हमारा कोई एयरफोर्स स्टेशन है, अमेरिका कोई लड़ाकू जहाज आएगा, हम उसको अपने यहाँ लैंड करने की फैसिलिटी देंगे, आ जाओ। डायगो गार्सिया में हम जा रहे हैं, तो यानी अमेरिका के नेवल पोर्ट पे अगर इंडिया जाएगा, तो आप याद रखिए हमेशा मित्र देशों को बुलाया जाता है। नेवल फैसिलिटी पर, एयरफोर्स पर, आर्मी पर ऐसे देशों के लोगों को कभी नहीं बुलाया जाता जिनके साथ हमारी थोड़ी भी हॉस्टिलिटी है। इसलिए मामला कुछ ज्यादा गंभीर नहीं हो गया दोस्तों। ये दोस्ती है या फेविकॉल वाला जोड़ है? ये मजबूत जोड़ है या सिंपल जोड़ है? अब बताइए, पाकिस्तान के साथ ऐसा जोड़ हो रहा है इंडिया के साथ? लेमोआ। और आप याद रखिए, आज की डेट में
भारत का किस देश के साथ सबसे बड़ी मात्रा में डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है? किसके साथ? इंडिया। और इसके अभी यही तो नहीं है, उसके बाद और हो गया कॉम कासा। कॉम कासा कम्युनिकेशन एंड compatibility, communication compatibility and security agreement, कॉम कासा। कम्युनिकेशन compatibility and security agreement। अब आपको याद दिला दें, कम्युनिकेशन compatibility एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट का ये मुद्दा है कि अभी देखिए कुछ दिनों पर, अच्छा अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। कम्युनिकेशन compatibility का मतलब ये होता है, बस व्यवहारिक बात आपको बता दें, जैसे भी डोकलांग पे देयर वाज ए स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना इंडिया की सेनाएं आमने सामने थी, तो चाइना की सेनाओं का जो मूवमेंट डोकलांग तिब्बत में हो रहा था, वो सारी फुटेज हमें यूएस अवेलेबल करा रहा था। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, इन सेनाओं का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? और आप याद रखिए, नाउ चाइनीज नेवल प्रेजेंस इज ग्रोइंग इन इंडियन ओशन। भारतीय हिंद महासागर में चीन की नौसेनाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, और नेवल शिप को हम ट्रेस नहीं कर पाते। भाई नेवल शिप का मतलब जो समुद्र के नीचे चल रहा है, तो नेवल शिप ट्रेस कैसे कर पाओगे? अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है ऐसी। अभी आपने देखो अमेरिका ने क्या दिया हुआ है, ड्रोन जो दिया हुआ है सी गार्डियन। जो सी गार्डियन ड्रोन है वो पूरे हमारे हिंद महासागर को सर्विलांस कर रहा है। इसका मतलब है, ड्रोन का मतलब हमने हिंद महासागर में हमें मैनुअल पेट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं है, ड्रोन हमने उड़ा रखा है, पूरे एरिया को सर्विलांस कर रहा है। अमेरिका से हमने कहा भाई देखो एक बात और है, बस एक बार अटैकिंग ड्रोन दे दो यार, सर्विलांस वाला ही केवल नहीं। तो अमेरिका ने कहा ना, इससे पूरा बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के फेवर में चला जाएगा। यूएस इज नॉट विलिंग टू गिव दैट। अमेरिका ना भाई अभी नहीं, ये सब नहीं देंगे हम। और कोमकासा का मतलब ये है, अभी कुछ दिनों पहले साउथ चाइना सी से चाइनीज पनडुब्बी निकल रही थी, और अमेरिका के बेस तो बीच में ही है। अमेरिका ने तुरंत हमें वार्न किया, भाई देखना जा रहा है। दैट इज अ कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दोस्तों याद रखिए, ये दोनों इतने गहरे सैनिक समझौते हैं, विच इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। इससे आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को थोड़ा प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। इसलिए अनडाउटली यूएस फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इज ए प्रायर। और इंडिया पहले क्यों आता है? भाई सीधी सी बात है, वही बाजार का मामला है, व्यापार का मामला है, राइजिंग मामला है। तो इंडिया यूएस के साथ रिलेशन तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको बता दें। तो अगला हेडिंग, व्हाट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव? हमारे विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? और भारतीय विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? तो पहला आप जानते हैं, हमारे लिए सच बात है, द मेजर सिक्योरिटी चैलेंज इज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। पहला। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ, आप जानते हैं सिक्योरिटी थ्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट। भारत के लिए सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चैलेंज आ रहा है, दैट इज फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान।
दैट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। और अब जानते हैं कि ये परंपरागत रूप में उसमें, जैसे कि जनरल बिपिन रावत ने बात कही थी, इंडिया इज फेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम 2.5 फ्रंट। हम सुरक्षा खतरा देख रहे हैं 2.5 तरीके से, 2.5 मामलों में। 2 का मतलब है चाइना एंड पाकिस्तान, हाफ का मतलब है दैट इज कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब आप देखेंगे चाइना और पाकिस्तान को काउंटर हम अकेले कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान को तो काउंटर कर सकते हैं, चाइना को अकेले काउंटर करना मुश्किल है। इस याद रखिए, संयोग की बात है कि चाइना भी अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहा है। इसलिए अब बताइए हम कैसे करें? तो हम इन महाशक्तियों का सहारा लें कि न लें? क्योंकि आप याद रखिए, अगर हम आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट आपको याद दिला दें, 1971 में अगर हम रसिया के साथ न होते तो क्या पाकिस्तान के साथ मुकाबले में इतने डिसाइडिंग तरीके से जीत ना हो पाती? तो दैट इज ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय विदेश में नाउ इट इज मोर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रादर देन मॉरलिस्टिक थिंकिंग। नेहरू की नीति थोड़ी थी नैतिकतावादी, अब नैतिकतावादी मामले से चीजें बनती नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि वी कांट ब्लेम वे नेहरू। लोग कहते हैं हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है, कल्चर ऐसा रहा है कि जो थोड़ा सा नैतिकतावादी दिशा में झुकता है। यानी हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव रहा है। स्ट्रेटेजिक कल्चर का मतलब है हर चीज को सुरक्षा के संदर्भ में देखना, सैन्य संदर्भ में देखना। तो अब ये माना जाता है कि नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, यहाँ पे अमेरिका हमारा सहयोगी है और हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अमेरिका का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नीचे आ रही है, और अमेरिका और चाइना की कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। मामला सीधा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये कैलकुलेशन साथ जा रहा है। क्योंकि दूसरी बात आप देखेंगे, रसिया चाइना के साथ आ गए हैं, रसिया चीन के विरोधी में आएगा ऐसा होगा नहीं। तो सवाल ये है, और चाइना, एक आईआर में शब्द होता है पावर एसिमेट्री। IR में टर्म है पावर एसिमेट्री। सो देयर इज अ पावर एसिमेट्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो जब पावर एसिमेट्री मतलब शक्ति का असमान वितरण, शक्ति में अंतर, जो भी आप कह लीजिए, ऐसे शब्दों को आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। अब अगर पावर एसिमेट्री है, इस पावर एसिमेट्री को कैसे बैलेंस किया जाए? यूएस के साथ मिलकर। सो देयरफॉर कॉमकासा, लेमोआ, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। सुरक्षा का मामला है, देखिए बाकी चीजें नहीं है। क्योंकि इस बात को आप ध्यान में रखिए कि वी आर फेसिंग अ थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, इसलिए इस बात को ध्यान दिया जा रहा है। देयरफॉर यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, तो इसी बात को लिख सकते हैं कि कौटिल्य ने कहा था, अरी का अरी मित्र होता है, एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। अरी, अरी का मतलब दुश्मन, विशुद्ध भाषा में संस्कृत में। अरी का अरी, अरी हरी नहीं, अरी का अरी दुश्मन होता है, सॉरी मित्र होता है। इसलिए चीन के शक्तिशाली उभार के कारण भारत अमेरिकी संबंधों में घनिष्ठता हो रही है।
the growing proximity between India and China, growing proximity between India and US is due to the rise of China. चीन के उभार के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये अपने आप में देखेंगे बहुत बड़ी बात है कि राइजिंग चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। चीन का राइज हो रहा है, चीन का, तो ये बात तो जितने भी रियलिस्ट हैं मानते हैं। इसे लेमुआ का समझौता हुआ। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडिया, बात को इस तरीके से सोचिए, अगर इंडिया का अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है, इसका मतलब है इंडिया इज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम समवेयर। क्योंकि याद रखिए, अब मैं भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं, सामरिक संबंधों की बात कर रहा हूं। और सामरिक संबंध तभी बनते हैं, देयर मस्ट बी सम कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट। सुरक्षा कोई साझा खतरा होगा तभी सामरिक संबंध बनेंगे। तो विच कंट्री इज द कॉमन थ्रेट फॉर इंडियन यूएस? चाइना। इसलिए अब लेमुआ का समझौता हुआ, तो लेमुआ के समझौते कहा गया इंडिया हैज कम आउट ऑफ हिस्टोरिकल हेजिटेशन ऑफ द पास्ट। ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ना हमें थोड़ा ऐतिहासिक रूप में बड़ी सी संकोच था कि हम अमेरिका के साथ जाएं। अब आलोचक कहेंगे कि इंडिया इज बिकमिंग लाइक ए नाटो, मेंबर ऑफ ए नाटो। ऐसा नहीं है। नाटो अलग तरीके से काम करता है और नाटो के सेनाएं एक दूसरे देशों में तैनात होती हैं। नाटो के ऊपर एक देश पे हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा, तो दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट विथ यूएस। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेंगे तो यू आर पुटिंग योर सिक्योरिटी अंडर रिस्क। ये स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, इसमें दूसरा कंसर्न, चाइना क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा बाद में सोचेगा, पहले अपना हित देखिए। चीन से शर्माते, चीन क्या सोचेगा? चीन तो हमारी बात नहीं सोचता। कश्मीर के मुद्दे पे कह रहा है पाकिस्तान चलो तुम्हारी मदद मैं सिक्योरिटी काउंसिल में करूंगा। चीन हमारे बारे में नहीं सोचता तो हमें चीन के बारे में क्यों सोचना चाहिए? तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और अमेरिका मिलके चीन को ठोंक देंगे। नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अकर्स लाइक अ गेम ऑफ अ चेस। अच्छा, चेस के गेम में बंदूक चलती है, चालें चलती हैं। चालें। अभी कोई चाल चल रहे हैं, चाल चलिए तभी आईएएस बन पाएंगे। चाल ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी कई लोग तो बड़े भोले भाले होते हैं। अगर आप बहुत भोले भाले हो तो प्रशासनिक अधिकारी बनने में समस्या आएगी। अपनी भी चाल ठीक रखिए, पड़ोसी की चाल कमजोर करिए। दैट इज चाल, स्ट्रेटजी। पार्टनर के साथ रहिए, उसको ऐसा कुछ बता दीजिए जो नहीं पढ़ना है। लो अब मजाक मान रहे हो। ये केवल आईआर के स्टूडेंट को पता होता है, बाकी को नहीं है, तो बाकी के लोग फंस जाएंगे। इसलिए बात सीधी सी है कि वी आर कमिंग विथ यूएस। ये संबंध का कारण है। इसमें तो यहां पे तो कॉन्ट्रा बातें हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अब यानी इक्वेशन लगभग वैसा घूम के आ रहा है। वाई वी कल्टिवेटेड अब ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विथ यूएस इन 1970 यूएसएसआर इन 1971। क्योंकि 1971 में रसिया का संबंध न तो चाइना के साथ था और न ही पाकिस्तान के साथ। इसलिए रसिया के साथ दोस्ती हुई। इंदिरा गांधी वॉज अ वाइज लेडी। दैट वॉज अ रियलिस्टिक स्टेप, प्रैग्मेटिक स्टेप। अभी भी तो यही होगा। हम सिक्योरिटी अपनी रखें, लड़ना थोड़ी हमें, लेकिन ये भी नहीं मान के रखना कि दुनिया में लड़ाई होती ही नहीं। बी रेडी फॉर वॉर, नेवर स्टार्ट द वॉर। बंदूक रखेंगे, चलाएंगे नहीं। अच्छा, जिन लोगों के पास गन होगी वो चलती कब है? शादी में, दीपावली पे। दोनों पर्पस गन रखने का नहीं होता। गन रखी जाती है, और गन क्यों रखी जाती है?
पड़ोसी के हमले को रोकने के लिए। अगर कैसे काम देती है अभी आप, इसलिए भी कहा जाता है यू मस्ट हैव सम स्ट्रेटजिक कल्चर। हमेशा किसी चीज को सुरक्षा के हिसाब से देखिए। इसलिए कहीं हॉस्टल में कमरा ले रहे हैं तो बिल्कुल कोने वाला कमरा लीजिए जहां पूरे हॉस्टल पर नजर होगा। स्ट्रेटजिक। अब खोपचे में कमरा ले लिया, आप क्या सोचें सबसे पीछे लेंगे, कोई मुझे देखे नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। कमाल की बात है, इकट्ठे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हर मामले में स्ट्रेटजिक। अब कई लोग तो बड़े होशियार होते हैं, वो क्लास में स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठते भी हैं, किनारे बैठे रहेंगे कहीं, और जब भी झोला लेके जाना होगा निकल। कल कौन गया था आगे से? अब देखिए एकदम गेट के सामने बैठे हैं, कभी झोला लेके निकल लेंगे। इसे कई आईआर के होशियार लोग कौन है जो इसके किनारे रोड बैठते हैं? दैट इज स्ट्रेटजिक। तो यू मस्ट हैव ए स्ट्रेटजिक कल्चर, पहला पॉइंट। तो अमेरिका के साथ संबंध अच्छा है क्योंकि चाइना इज अ थ्रेट। इस बात को कंसीडर करने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, और नेहरू ने यही तो गलती कर ली थी, चाइना दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। क्या हुआ? दूसरा पॉइंट, देखिए अगला है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक संबंध भारतीय हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। The growing strategic partnership between India and US is strategically important for India's foreign policy. सामरिक रूप में भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरा पॉइंट अब देखिए, लेकिन चैलेंज कहां से आता है? क्योंकि इंडिया रसिया का रिलेशन क्या है, और एक बात यह भी याद रखिए, ये बात सच है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सामरिक रूप में नहीं है, लेकिन चाइना इज अ राइजिंग पावर ऑफ 21st सेंचुरी, और चाइना पड़ोसी भी है, तो चाइना के साथ सीधा विवाद पैदा कर लेना ये तो बुद्धिमत्ता नहीं होगी। एक दोस्त को बनाने के चक्कर में एक किसी दूसरे को खो देना, दैट इज नॉट ए बेटर पॉलिटिक्स। इसलिए हमारा ये कहना नहीं कि हम चीन के विरोध में जा रहे हैं, अपने हितों को, अपने ऑप्शंस को बढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट चाइना। चाइना ऐसा समझता है, चाइना कहता है भी है कि इंडिया इन सर्कलिंग, और चाइना कहता है कि आप जापान के साथ जा रहे हो, अमेरिका के साथ जा रहे हो, तो पर्पज क्या है भाई? पर्पज ये है हमारी सुरक्षा बनी रहे, पर्पज ये है हमारे विकल्प ज्यादा रहे, हमारे ऑप्शंस बढ़े रहे, ये पर्पज है। जैसे कि कई बार लोग स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं रखते। अच्छा, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, हाँ मैं बता रहा हूं। अच्छा, इंडिया रसिया में क्या प्रॉब्लम है? अगला पॉइंट, अगला इंडिया। अच्छा, एक बार अब मेंस का सवाल आप देखेंगे। मेंस में सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज बेसिक प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज इंडिया डोंट वांट टू बिकम ए कैंप फॉलोअर ऑफ यूएस। भारत और अमेरिका के बीच न तो कोई जमीन का झगड़ा है, न पानी का झगड़ा है, व्यापार का भी वो बड़ा इशू नहीं है, थोड़े मोड़े इशू हैं भाई, लेकिन वो बड़े व्यापार के इशू नहीं है। यानी इंडिया और यूएस के बीच में ओरिएंटेशन क्या होता है? यूएस चाहता है कि इंडिया शुड बिकम ए कैंप फॉलोअर,
यानी इंडिया वैसे व्यवहार करे जैसे यूएस के साथ जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया करता है। इंडिया बड़ा देश है, इंडिया ये बात करने को तैयार नहीं है, इंडिया इस बात को नहीं मानता। दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो हमारा जो अमेरिका के साथ झगड़ा होता है इसी मुद्दे पे है, विवाद जो है। तो अविवाद क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया रसिया था पहला पॉइंट। भारत रूस के साथ सामरिक संबंधों को निरंतर प्रगाढ़ बना रहा है। इंडिया continuously improving its strategic partnership with Russia। और अभी हाल में भारत के द्वारा रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की भी खरीद की गई। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की भी खरीद की गई। जबकि अमेरिका भारत से रूस के साथ सैन्य संबंधों को समाप्त करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत पर रूस के साथ सैन्य संबंधों को समाप्त करने का दबाव बना रहा है। It means even US is putting pressure over India for, that Indian and Russian relation should not be go ahead and India should scrap defense deals from Russia। क्योंकि अमेरिका ने क्रीमिया पर, जब रसिया ने क्रीमिया पे नियंत्रण कर लिया तो उसके बाद अमेरिका ने लगातार रसिया पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो सवाल ये है, अब यही प्रॉब्लम है। अगर देखेंगे कि अगर इंडिया, इसका मतलब है भारत अमेरिका के साथ संबंध तो बनाए रखना चाहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसके डिक्टेट को, निर्देश को मानने को तैयार नहीं है। इसे देयर इज टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप। आईआर में कई बार शब्द का प्रयोग होता है, पार्टनरशिप तो होगी लेकिन वेदर इंडिया इज बिकमिंग टू रेडी अ जूनियर पार्टनर। आप पार्टनर कैसा बनना चाहेंगे, समान या जूनियर? और यूएस किसी को समान बनाता नहीं और इंडिया किसी को पीछे नहीं चलता। यही प्रॉब्लम है। जब ओबामा जब इंडिया आए थे तो उस समय ओबामा इंडिया आए थे तो मोदी ने कहा कि मिस्टर बराक। ओबामा चौंक गए, उनका पहले नाम से मुझे किसने बुलाया, मिशेल के अलावा। एक बात याद रखिए, आपकी दोस्ती एक बात से और से तय होती है, किसी के साथ आपकी कितनी दोस्ती है एक और फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है कि आप उसे बुलाते कैसे हैं। अगर आपने किसी को गाली देकर बुलाई, इसका मतलब दोस्ती बहुत गहरी है। अगर आपने किसी को पहले नाम से बुलाया, इसका मतलब दोस्ती ठीक है। अगर आपने ऐसे कहा कि जी, सम एक्स जी, इसका मतलब ऐसे ही, मतलब फॉर्मेलिटी है, जी ए जी ओ जी, मतलब इट मीन्स क्या मैंने कहा मिस्टर सम जी, रमेश जी, आप कैसे हैं, जी का मतलब है
फॉर्मल रिलेशंस। इसलिए एक बात याद रखिए, मोदी, अच्छा मोदी का और स्टाइल है चिपकने वाली दोस्तों, चिपक करिए भाई। देखिए आप किसी से चिपक रहे हैं इसका मतलब बराबर का रिश्ता है आपका, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब सवाल ये है दोस्तों, अब यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है, रसिया को छोड़े या अमेरिका को पकड़े या दोनों को पकड़े? सही बात, यही जवाब देंगे। तो जब हम दोनों को पकड़े तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं पकड़ेगा? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, इसलिए आप याद रखिए, सिंस इंडिया इज ए मेजर पावर, सो इंडिया डोंट वांट टू बिकम ए कैंप फॉलोअर। और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी हमने रसिया के साथ संबंध बनाया। बस ये बात कह दी हमने कि नो, आवर रिलेशन विथ रसिया विल नेवर बी एंटी अमेरिका, ये बात रही। भाई हमें एंटी अमेरिका क्यों जाना है? जाने का मतलब ही नहीं है, जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां पे एक बड़ी अच्छी बात लिख लिया कि मुचकुंद दुबे ने मुचकुंद, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, प्रोफेसर भी थे, तो मुचकुंद दुबे ने मैंने कहा कि अमेरिका का विरोध करना, अमेरिका का विरोध करना विदेश नीति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एंटी अमेरिकाना शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका का विरोध करना विदेश नीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु इसका मूल आधार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होनी चाहिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी शुड बी द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसका मूल आधार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होनी चाहिए। इसका मूल आधार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि न तो हम रसिया के खिलाफ जाना चाहते हैं, नहीं अमेरिका के खिलाफ। तो मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ इज ए बेटर ऑप्शन। और ये बात आपने देखा होगा 90 के बाद। समस्या ये है, चूंकि जो समस्या ये है कि चूंकि रसिया और अमेरिका भी हमारे अनुसार जाएंगे अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से, अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से। ऐसा थोड़े कि अमेरिका और रसिया दे आर वर्किंग फॉर अस। इसे जो कॉमन कन्वर्जेंस के पॉइंट होते हैं वहां पे हम दोस्ती करते हैं, बाकी हम नहीं की, क्योंकि इंडिया बड़ा देश है। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, देर स्मॉलर कंट्रीज। सेकेंड प्रॉब्लम फिर कहां पे आ रही? ईरान पे, वो हमने पहले बता दिया था। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग है यूएस, इंडिया एंड ईरान। भारत, अमेरिका और ईरान। अब आप कभी ध्यान से किताब को पढ़िएगा। देख, किताब जो हम पढ़ लेते तो हमको ऐसा लगता है कि जो पहली वाली चीजें हैं वही लिखना है, वो सब नहीं हो, तो बैकग्राउंड है। और ये सब बातें किताब के लास्ट में, बिल्कुल जैसे इंडो अमेरिका पढ़ेंगे तो लास्ट वाले पेज में ये सब चीजें रहेंगी। किसके क्या लिखने में हम इसी का यूज आता है। भाई रिलेशन का मतलब आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से चलते हैं। तो लास्ट में ईरान वाली बात तो फिर वही घूम कर आएगी, लास्ट में लिखिएगा कि ईरान भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ईरान इज अ फ्रेंडली नेशन ऑफ इंडिया
ईरान भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ऊर्जा सुरक्षा, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान आवश्यक है। लेकिन अब ये तो बात हमने कल भी आपको बता दी थी, लेकिन यूएस वांट टू इम्पोज सैंक्शंस ओवर ईरान, और यहाँ भी भारत का ही कहना है। अच्छा, भारत ने तो टेक्निकली बात कही, देखिए भारत ने कहा कि नहीं, ईरान के साथ हम इस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दिस रिस्ट्रिक्शन ओवर ईरान इज नॉट बाई यूएन, इट इज ओनली बाई यूएस। फिर तो एक पक्षीय होगा, बहुपक्षीय प्रतिबंध तो है नहीं, तो हम क्यों माने। और दूसरी बात है कि हम कहेंगे कि हमें कुछ वेबर दिया जाए, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, क्योंकि हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इसका फर्क पूरी अर्थव्यवस्था पर आएगा। देखिए, ये तो थ्योरेटिकल आर्गुमेंट है। सवाल ये सच बात है कि हम अमेरिका के प्रतिबंध को क्यों माने। ये मुद्दा यही बनता है, अगर हम अमेरिका के प्रतिबंध को नहीं मानेंगे तो अमेरिका हिंद महासागर में, कोमकासा में, डिफेंस में इतने हमें कोऑपरेशन कर रहा है, तो फिर वो चाइना के मामले में उससे हम सहयोग की अपेक्षा क्यों करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान मामले में सहयोग की अपेक्षा न करें, एनएसजी के मामले में फिर सहयोग की अपेक्षा छोड़ दीजिए, तो मामला फिर इसलिए अमेरिका का सपोर्ट न करें बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी टेक्निकली आप देख लीजिए, टेक्निकली ये मामला है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया और हमने कहा हम नहीं मानेंगे, तो सवाल है पूरी बैंकिंग सिस्टम में तो अमेरिकन कंट्रोल है। दुनिया के जितने बैंकिंग सिस्टम है उसमें अमेरिकन ही कंट्रोल होता है, इसलिए अमेरिका के कंट्रोल का प्रतिबंध का फर्क तो पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे, अब सवाल यह है अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस ज्यादा है या विरोध ज्यादा है। कन्वर्जेंस ज्यादा है, कन्वर्जेंस ज्यादा है, और उसको हम एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस बात को देखें तो व्हाट इज ऑप्शन फॉर इंडिया। अब भारत के पास विकल्प क्या है कि पहला, अमेरिका का फॉलोअर बन जाए। फॉलोअर का मतलब जूनियर पार्टनर बन जाए, जो अमेरिका का है उसको मानते रहें, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाए, जैसे 90 के पहले अपनावाया करते थे हम दोस्तों, खूब अपनाया करते थे, आइडियोलॉजिकल एंटी अमेरिकन बन जाए। या तीसरा, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रखें। क्या विकल्प अपनाए। अमेरिकन फॉलोअर बन जाए नंबर 1, क्या करें, वो हमारे लिए संभव नहीं है। और अमेरिकन फॉलोअर बनने का मतलब है कि एनपीटी, सीटीबीटी पे अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, इंडिया इज मेजर कंट्री। फॉलोअर बनने का मतलब रसिया, ईरान के मामले में बात माननी पड़ेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। दूसरी बात है एंटी अमेरिकन, दैट इज अगेंस्ट प्रैग्मेटिज्म। विरोध करना फॉरेन पॉलिसी का पर्पज होना भी नहीं चाहिए, वो भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का विरोध है नहीं। अमेरिका से अलगाव तो विकल्प ही नहीं है। और इसके सबसे बेहतर विकल्प क्या है, अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। तो अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को बढ़ाया जाए, लेकिन सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया विल डिसाइड दैट विथ विच रिलेशन इंडिया वांट टू मेक अ फ्रेंडली पार्टनरशिप, और किस देश के साथ हम प्रतिकूल संबंध बनाना चाहते हैं। और इसी पॉलिसी पे हम चल रहे हैं।
इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। देखिए, हम इस पूरे नजरिए को दूसरे भी तरीके से देख सकते हैं कि चाइना की तुलना में अमेरिका इज वेरी क्लोज टू इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामान्यतः हम, यानी अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया एक तरीके से हमारा फॉलोअर बन जाए, और चाइना ये चाहता है कि हम इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए। दोनों ऑप्शन हमारे लिए नहीं है भाई, हम अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करेंगे। दैट इज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हमारी नीतियां कैसी होगी, हमारे संबंध कैसे होंगे, हम किसके साथ वेपन्स खरीदें, किसके साथ वेपन्स न खरीदें, ये चॉइस किसका होगा? इंडिया का, अमेरिका का नहीं। ये चॉइस इंडिया का होगा। अब देखिए, अब एक प्रश्न आपको लिखने का तरीका बता दें, कहां पे गलतियां होती हैं। प्रश्न तो आप इतना पढ़ लिया, लेकिन विषय को समझना कैसे। मान लीजिए कि हम एक शॉर्ट नोट्स आ गया या प्रश्न आ गया लेमोआ पे, तो आप क्या लिखेंगे? हमने लेमोआ को लिख दिया, हमने प्रश्न लिखा लेमोआ, क्या लिखेंगे अब? क्या क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे अब? आपको फिर याद दिला दें। अब देखिए, यही विषय की समझ है। लेमोआ आ गया, कॉमकास्ट आ गया, हमने तो एक डायमेंशन से विषय बताया। लेमोआ क्यों किया जाएगा? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहला। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों? राइजिंग चाइना दूसरा। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चैलेंज कहाँ है? रसिया और ईरान तीसरा। फिर वही बात आ गई। गलतियां कहाँ होती है? लेमो आया और आपने लिख दिया यहां समझौता किए हुए हैं, हम पानी का बोतल देंगे, खाना पीना खिलाएंगे, चाय पानी देंगे, अब वो भी हमें चाय कॉफी पिलाएगा, मामला गड़बड़ हो गया। इसे आपको याद रखिए। मैं बार बार कहता हूं, एक ही चीज आप पढ़ेंगे बार बार, तो आपको फिर इंसाइट डेवलप हो जाना चाहिए कि कोई भी चीज पूछी जाए उसका आंसर हम कैसे देते हैं। भाई, कोई भी चीज पूछ ली जाए उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं। तो इसका ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया। लेमोआ हो गया, कॉमकासा हुआ, कोई भी बात आपको पूछी जाए तो वैसा उसका आंसर आप दे देंगे, घूम फिर के वही बात आ जाएगी। इसे अब हर विषय में अगर विषय की समझ रखते हैं तो घूम फिर के तो वही बातें आपको लिखनी है। एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का तरीका बदलता जाएगा। अगला, एक प्रश्न आप लिखिए और फिर उसका स्ट्रक्चर आपको बता दें। एक प्रश्न लिखिए कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं। इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल एलाई क्रिटिकली एग्जामिन। भारत और अमेरिका एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सही बात है। और आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखेंगे? क्या? फिर वही बात आई। इसका सीधा सा मतलब देखिए, अब किस तरीके से चीजें फिर वही घूम फिर के आती हैं। और आपको एक बात याद दिला दें, कैसे यूएस का हथियार देना है, कैसे में
पिछले 3 साल में सबसे बड़ा वेपन्स हमारे यूएस से आ रहा है। अपाचे अभी उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, और हरकुलिस, ग्लोब मास्टर। हरकुलिस और ग्लोब मास्टर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आने वाले विमान है। क्योंकि आप याद रखिए, इंडिया और चाइना के वॉर में इंडिया इज फेसिंग काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अभी आप देखो उत्तराखंड में, हिमाचल में हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अचानक हम सीमाओं पे इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक तैनात कर पाए। कश्मीर में भी प्रॉब्लम बार बार आती है। अभी आप देख, कश्मीर में लोगों ग्लोब मास्टर से भेजा गया। ग्लोब मास्टर हरकुलिस में, लद्दाख में इतना बड़ा है, उसमें एयरपोर्ट बनाया हुआ, वहां हरकुलिस को उतारा गया। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ से चंडीगढ़ से एक अभ्यास हुआ था कि 6 घंटे में सारी सैन्य सामग्री लद्दाख में पहुंचा दी गई। दिस वॉज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इससे बिना हरकुलिस के, बिना ग्लोब मास्टर के इंडियन एयर फोर्सेस आर इनकेपेबल टू फाइट ओवर द बॉर्डर एरियाज। तो ये अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अमेरिका का अब जो डिफेंस का रिलेशन है, सामरिक, फिर हमने जय कह दिया, क्वाड कह दिया, इंडो पैसिफिक। अब एग्जामिनर अलग अलग चीजें पूछ सकता है। हमने प्राकृतिक मित्र का, फिर कहते क्वाड। अब क्वाड के बारे में बताइए, क्वाड आ जाए तो क्या लिखेंगे? अब क्वाड आ जाए, जय आ जाए, तो ये सब चीजें, फिर इंडो पैसिफिक पॉलिसी आ जाए, तो बात सीधी सी है किस तरीके से अब इंडो अमेरिकन रिलेशन आगे बढ़ रहे हैं। बस क्वाड में इतनी बात आप याद रखेंगे कि बिकॉज देर इज यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। बस फर्क ये है, थोड़ा सा यहाँ फर्क ये हो जाता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के एक तरीके से अलायंस के पार्टनर हैं। देखिए कई शब्द होते हैं, एक होता है अलायंस, गठबंधन। अलायंस का मतलब क्या होता है? सैनिक गठबंधन। तो जापान ऑस्ट्रेलिया, देयर आर अलायंस ऑफ यूएस। और सैनिक गठबंधन का मतलब होता है कि एक के ऊपर हमला, दूसरे पर हमला होता है। अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जापान ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करना। द अटैक ओवर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज अमाउंट टू अटैक ओवर यूएस। ये अलायंस है। सैनिक गठबंधन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, इंडिया का क्या यूएस के साथ अलायंस है? नहीं है। कोमकासा हो गया, लिमोआ होगा, इट्स वेरी क्लोज लाइक अलायंस, बहुत क्लोज तो है। तो आप देखेंगे जापान का ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई डिफेंस की पार्टनरशिप रसिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ नहीं है, व्यापारिक है। तो अलायंस भाई जिसके साथ होगा वो दूसरे के साथ क्यों जाएगा? तो नाटो के मेंबर जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे आर जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तो दे आर अलायंस फॉर यूएस। फिर इंडिया क्या है? तो फिर इंडिया क्वाड में क्यों जा रहा है? इंडिया अलायंस नहीं है। हाँ, यूएस का क्या है? स्ट्रेटेजिक एलाई। एलाई है, अलायंस नहीं है, सामरिक सहभागी है। और देखिए, इसलिए हम क्वाड में क्यों जा रहे हैं? अलायंस के कारण नहीं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के कारण। कुछ सहयोगी सुरक्षा का मुद्दा है, उसके वजह से हम जा रहे हैं। तो सहयोगी सुरक्षा का मुद्दा क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाया जाए, सर्वसमावेशी बनाया जाए। क्योंकि साउथ चाइना सी के मामले पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोका जा रहा है। तो फिर वही बात आ जाएगी। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के मामले में हमारा अमेरिका के साथ है, क्वाड के साथ भी है। तो क्वाड इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से क्या है? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। और इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, फ्रॉम नेम टू मल्टी। क्वाड, इंडो पैसिफिक, क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, या जय है। लेकिन अब लास्ट में भी लिखेंगे इंडिया इज ए पार्ट ऑफ, इंडिया कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात तो करता है, इसके साथ इंडिया इज पार्ट ऑफ SCO2। इसे ये कहना कि हम किसी एक ही साथी हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो SCO लिखेंगे तो इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं।
ये लिखेंगे एससीओ का पे, तो इंडो पैसिफिक पूछा जाए, क्वाड पूछा जाए, सारी इश्यूज लगभग वही आते हैं। भाई क्यों अमेरिका के साथ हम जा रहे हैं, मामला तो वही होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न को बदलता हुआ चला जाता है। वो प्राकृतिक मित्र का मतलब होता है जिस देश के, देखो एलआई के लिए जरूरी है कि सामरिक सहयोग तो होना ही चाहिए, बिना सामरिक सहयोग को एलआई नहीं होता। अच्छा, यू नो द डिफरेंस बिटवीन एलआई एंड पार्टनर? पार्टनर के बीच में क्या होगा, सामरिक सहयोग नहीं होगा। अच्छा, आपका पार्टनर साथ तमंचे वगैरह का लेन देन है या खाना पीना का? पार्टनरशिप, अच्छा व्यापार में पार्टनरशिप होती है, व्यापार में पार्टनरशिप होती है, लेकिन दोस्ती नहीं है वो। पार्टनरशिप का मतलब है कि हम कुछ साझे लाभ प्राप्त करना है। दोस्ती का मतलब है विचारों से आप सहमत हैं, दृष्टिकोण से सहमत है, विचारधारा सहमत है, और दोस्ती का मतलब उसकी सुरक्षा के लिए भी काम आ पाएंगे, तो एलआई है। तो पार्टनर तो हम कहीं भी खरीद सकते हैं दोस्तों, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं खरीद सकते। लिखवाना है ये, भूमिका लिखवाना है, लिख लीजिए। अगर एक लिखना हो तो आप लिख लीजिए भूमिका, जो हम बताई तो रहे, ये सब भूमिका ही तो है। तो लिख लीजिए अगर भूमिका लिखना है तो। अमेरिका विश्व का एकमात्र सुपर पावर है। यूएस इज ओनली सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। अमेरिका विश्व का एकमात्र सुपर पावर है, जबकि भारत एक महाशक्ति है। However, India is a major power, जबकि भारत एक महाशक्ति है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भूमिका हो गई। अच्छा, भूमिका अब हमेशा ये भूमिका, अब दूसरी भूमिका बनाई, ये नहीं कि आपने उसको रट लिया। और ये भी अब याद रखिए, इस समय हमारा अमेरिका के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों है कि $124 बिलियन का मामला है व्यापार, वो चीन के साथ नहीं है। और अमेरिका के साथ हम व्यापार फायदे में है, चीन के साथ हम व्यापार घाटे में है। चीन के साथ हम व्यापार घाटे में है, और रसिया के साथ अभी $10 बिलियन से नीचे का व्यापार है, और अमेरिका के साथ 124। दूसरा, रसिया भी हमारा दोस्त है, लेकिन आप देखेंगे रसिया का चीन के साथ दोस्ती हो गई है, और रसिया और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि यूएस और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। इसलिए यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसका मतलब भविष्य में कभी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया तो रसिया न किसी के पक्ष में नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें तो सहयोग ही चाहिए, न्यूट्रल हो जाए तो सेकंड बेस्ट विकल्प है, पहला नहीं है। हमें सहयोग ही चाहिए, क्योंकि समस्या चाइना से है। तो अब इसीलिए जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ कुछ हार्ले व्यापार को लेकर हार्ले डेविडसन, ट्रम्प बार बार मुद्दा उठाता रहता है कि हार्ले डेविडसन का मुद्दा उठा देता है। कई बार अभी देखा, अमेरिका ने जीपीएस का सिस्टम भारत को बंद कर दिया है। जीपीएस का सिस्टम उस समय से दिया गया था जब हमारे यहाँ ये WTO के मंच पे
जब विकासशील देशों ने कहा था कि हमें वरीयता दीजिए व्यापार में, तो उस समय जीपीएस का मतलब है कुछ चीजें उनके, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं है, जनरल प्रेफरेंस सिस्टम। तो उसमें अब जो जनरल प्रेफरेंस सिस्टम में 23-24 ऐसे सामान थे जिसको अमेरिका बिना प्रशुल्क के अपने बाजार में लेता था। अब अगर उसने ऐसा बंद कर दिया तो वही सीधी सी बात है, हमने भी कई सामान पे टैरिफ बढ़ा दिए। और आपको याद दिला दें, इंडो चाइना के ट्रेड वार में इंडिया को फायदा है, क्योंकि चाइना भी भारत तरफ घूम रहा है और अमेरिका भी भारत के बाजारों का फायदा उठाना चाहता है। आगे बढ़े, अगला। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है। अच्छा, ये भी आप याद रखिए कि किसी ने कहा अमेरिका की, अच्छा 2010 में प्रश्न पूछा गया, वो फिर रिपीट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ी इक्वेशन बदलते रहते हैं। अगर प्रश्न आप लिख लीजिए, एक प्रश्न किसी ने पूछा है। अमेरिका की अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति के प्रति अच्छा, ये तो नीति ही बदल गई है अमेरिका की। लिख लीजिए, अभी संदर्भ में लिख दीजिए, अमेरिका की अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति के प्रति भारत की अनुक्रिया का परीक्षण कीजिए। भारत की अनुक्रिया का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द इंडियाज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यूएस पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान। और एक बात आप देखिए, जैसे किताब में आप देखिए, किताब में हिस्टोरिकल भी चीजें दी गई हैं कि वैसे अब ऐसा सामान्यतः नहीं, लेकिन कई बार पीसीएस वर्ग एग्जाम में हिस्टोरिकल भी पूछ देता है कि इस कार्यकाल में अमेरिका की पॉलिसी कैसी थी। जीएस में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, विषय में चांसेस कम होते हैं। पीसीएस एग्जाम में कई बार मैंने सवाल देखा कि हिस्टोरिकल पूछ लिया कि 2010 में क्या मामला था, तो उस समय अब मान ली 2011 में आतंकवाद मामला था, 98 में परमाणु मामला था, 90 में कश्मीर मामला था। अभी ये सब इशू नहीं है, अभी इंडिया अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर इशू कोई इशू नहीं है, 98 के पहले था। आतंकवाद अभी मुद्दा है जो 2001 के बाद आया, कश्मीर 90 के पहले मुद्दा था, अभी नहीं है। कुछ चीजें हिस्टोरिकल में आती हैं फिर जाती हैं। अब ये सवाल आपने पूछा है,